एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग इसके पहले मैं एक वीडियो बनाई हूँ जिसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताई हूँ। तो अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो इस चैप्टर को पहले पढ़िए, फिर आते हैं हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने। तो चलिए हम लोग अपना एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड की हूँ, तो आप उस एक्सप्लेनेशन को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो ये एक्सरसाइज है हमारी पेज नंबर 14 की एनसीईआरटी बुक से है। इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी बुक से ही मैं सॉल्व कराती हूँ। तो ये एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 14 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये मैं बस कलरफुल लिखा गया है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है कि एवरी विलेज इन इंडिया इज सर्वेड 1 in 10 years ड्यूरिंग द सेंसस एंड सम ऑफ द डिटेल आर प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। फिल अप द फॉलोइंग बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ पालमपुर। पालमपुर गांव की एक कहानी दी गई है दोस्तों। इस चैप्टर में हम लोग एक कहानी पढ़े थे, पालमपुर गांव की थी, जिससे कि हमें एक बहुत कुछ आइडियाज़ मिले थे कि गांव को कैसे डेवलप होना चाहिए। तो यहाँ पे उसी पालमपुर के बारे में ये देखिए चार्ट, ये जो येलो ब्लैक, ये ऑल दीज आर चार्ट। ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक से। तो अब हम आंसर अभी नीचे करेंगे। तो ये सब हमारे क्वेश्चन है, ये भी हमारा चार्ट है, क्वेश्चन है। इसमें हमको ये जो 2 ब्लैंक्स दिया गया है, ये ब्लैंक्स और ये ब्लैंक्स जो दिया गया है उसको हमको फिल करना है, और इसके आगे हमें इसके बारे में कुछ लिखना है, इसके बारे में कुछ लिखना है, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में एंड सो ऑन। इसके बारे में अभी हमें कुछ लिखना है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले पूछा है लोकेशन, एरिया ऑफ द विलेज और है लैंड यूज इन हेक्टेयर। इसका भी हमें आंसर लिखना है। अब देखिए, ये चार्ट हमारे बुक के आपका क्वेश्चन है, बुक को मिलाएंगे समझ में आ जाएगा। ये कल्टिवेटेड लैंड है, कितना लैंड इरीगेट था, कितना लैंड अनइरीगेट है वो भरना है हमें। फिर यहाँ पे 26 हेक्टेयर का ये दिया गया है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, एरिया कवरिंग ड्वेलिंग रोड्स पॉन्ड ग्रेजिंग ग्राउंड। ओके, तो अब हमको क्या करना है, इसमें ये वाला ब्लैंक्स और ये वाला ब्लैंक्स भरना है। तो अभी हम नीचे भर के देखेंगे। फैसिलिटीज़ के बारे में बताना है कि एजुकेशन की फैसिलिटीज़ कैसी थी पालमपुर गाँव में, मेडिकल की, मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कम्युनिकेशन, नियरेस्ट टाउन। ये सब हमें बताना है कि पालमपुर गांव में एजुकेशनल की फैसिलिटी कैसी थी, और मेडिकल का फैसिलिटी कैसी थी, और मार्केट था या नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी या नहीं होती थी, कम्युनिकेशन का सिस्टम था या नहीं था, अगल बगल के गाँवों के नाम भी हमको लिखने हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा टफ देखने से लग रहा था। बस हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें क्या करना है कि ये हमें भरना है, ये वाला ब्लैंक्स और ये वाला ब्लैंक्स हमें भरना है। तो चलते हैं। हाँ, तो ये देखिए येलो कलर से है, ये येलो कलर से है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये हमारे बुक का क्वेश्चन ही है जो कि मैं आपको कलरफुल शो कर रही हूँ। ओके, तो अब हमें बस कुछ करना नहीं है, ये ब्लैंक्स भरना है और नीचे इसके बारे में कुछ लिखना है। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं। पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर डाली हूँ आंसर, यानी यहाँ से आंसर स्टार्ट है। तो अब पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम ये एरिया भरेंगे, ये इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, ये हमें कुछ लिख के भरना है। तो वो हम क्या लिखेंगे वो देखिए आप आंसर में। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था लोकेशन, तो लोकेशन लिखना है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यानी यहाँ पे हमारा पालमपुर गांव पड़ रहा था। स्टोरी में जो पालमपुर एरिया दी गई है उसकी लोकेशन क्या है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन में दिया गया था कि टोटल एरिया ऑफ द विलेज, इतना क्वेश्चन में दिया गया था। तो आप क्या लिखेंगे डैश करके कि 226 हेक्टेयर। एरिया पूछी गई थी, पूरे गांव की एरिया कितनी थी, तो 226 हेक्टेयर। ये आपका आंसर लिखा जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया था कि लैंड यूज़ इन हेक्टेयर, लैंड यूज़ इन हेक्टेयर, कितनी लैंड यूज़ की जाती थी हेक्टेयर में। तो इसके आगे लिखना तो है लेकिन बहुत बड़ा है, इसलिए इसी के लिए ये वाला चार्ट इसी के बेस पे। ओके, यहाँ पूछा गया कितनी हेक्टेयर में कितनी लैंड यूज़ होती थी, तो यहाँ पे 26 हेक्टेयर का दिया गया है। कल्टीवेटेड लैंड हम यहाँ पे लिखेंगे, अनइरीगेटेड ऐसे हम भरेंगे, ठीक है। तो ये जो लैंड यूज़ इन हेक्टेयर का आंसर ये है, पूरा चार्ट हमारा उसका आंसर है। ये क्वेश्चन में भी पूछा गया था।
तो ये जो क्वेश्चन में दिया गया था इरीगेट, अनइरीगेट, बाकी ये सब दिया गया था, हमें भरना क्या था, ये और ये भरना था। तो यहाँ पे अनइरीगेट को छोड़ के हमें सिर्फ इरीगेट में भरना है कि 200 हेक्टेयर, यानी आप आंसर में फिल करिएगा यहाँ पे चार्ट में 200 हेक्टेयर, और बाकी सब आपका कंप्लीट है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टफ भी लग रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो रेड कलर से मैं आपको शो कर रही हूँ, यानी लोकेशन, ये क्वेश्चन दिया गया था, ओके, और बाकी सब क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके आगे आप लिखेंगे आंसर में, बस आप लिखेंगे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, फिर लिखेंगे 226 हेक्टेयर, फिर आप यहाँ पे 200 भर देंगे, काम खत्म। आगे की फैसिलिटीज़ हमारा क्वेश्चन में दिया गया था कि फैसिलिटीज़ वहाँ की क्या क्या थी, उसके बारे में हमें लिखना है। मैं आपको पहले ही क्वेश्चन समझा चुकी हूँ। देखिए ये रेड पेन से जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये सब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, आप मैच करते रहिएगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा अजीब दिया गया है। एजुकेशनल, मेडिकल, मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कम्युनिकेशन के बारे में हमें बताना है कि पालमपुर गाँव में फैसिलिटीज़ कैसी थी। अब देखते हैं एजुकेशनल फैसिलिटीज़ में क्या था। 2 प्राइमरी स्कूल थे और एक हाई स्कूल थे, यानी पालमपुर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल थे और एक हाई स्कूल थे। और मेडिकल में क्या था कि एक प्राइमरी हेल्थ था और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी था, ठीक है, एक प्राइवेट हॉस्पिटल था और एक तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था। मार्केट था रायगंज और शाहपुर। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, ओके। तो ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में बात की गई है कि अक्सर घरों में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन था और इलेक्ट्रिसिटी की ही वजह से वेल से, मतलब ट्यूबवेल से पानी लेके लोग स्मॉल बिजनेसमैन अपना काम चलाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पालमपुर चैप्टर पढ़े हैं, अगर आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर याद करना है, तो सबसे पहले तो आप ये चार्ट याद कीजिए। समझ लीजिए आधा आपका याद हो गया, इतना चार्ट याद कर लेंगे तो, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात है तो वेल कनेक्टेड विथ नवरबोरिंग विलेज एंड टाउन्स 3 किलोमीटर फ्रॉम रायगंज, ऑल वेदर रोड कनेक्टेड इट टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू शाहपुर। मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बुलक कार्ट, टोंगास, बॉगीज, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक एंड आर प्रेजेंट। पूछा गया कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा था, तो बताया गया कि बहुत सारे नेवर बोरिंग कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड थे। 3 किलोमीटर पे ही रायगंज था, उसके बाद पूरा गांव बढ़िया से कनेक्ट था किससे, ट्रक, गाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, टोंगा, बोगी, बुलक कार्ट, सब कुछ चलता था, यानी कम्युनिकेशन वहाँ का बढ़िया था। लास्ट हमारा बचता है नियरेस्ट टाउन। नियरेस्ट टाउन यानी बगल का सबसे बगल वाला टाउन क्या था, शाहपुर था, तो आप भर देंगे शाहपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बना के भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें कुछ नहीं बनाना है, सब हमारा स्टोरी से ही है, तो आप स्टोरी पढ़ लेंगे, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है आपका पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि हाँ समझाया हुआ समझ में आया या फिर मैं अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें बताता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं आपके लिए। तो चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन सेकंड है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्री, डू यू एग्री। इसका आंसर पढ़ के मैं आपको समझा रही हूँ, रुकिए। तो चलिए, सॉरी वो जो बीच में आ गया था मोबाइल स्क्रीन पे, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो चलते हैं, ये देखते हैं हमारा आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री, डू यू एग्री। मैं गई थी कलर चेंज करने तो लैपटॉप से करके हो गया, सॉरी उसके लिए। अब देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है, क्या आप इस बात से एग्री हैं। तो मैं आपको आंसर पढ़ती हूँ, फिर आपको उसी आंसर सहित अच्छे से समझाऊंगी। पूछा गया है, आंसर है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ हाई yielding variety seed. These seeds require a combination of special fertilizer, pesticide, agriculture implement like tractor, power irrigation facilities like electric tube to produce the best result. बताया गया ना कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ करने, जैसे कि देखिए
अगर आपको ग्रेन अगर ज़्यादा चाहिए, अगर आपको अनाज ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए बढ़िया बढ़िया फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, इम्प्लीमेंट अच्छे अच्छे चाहिए, ट्रैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी आपको अच्छा करने के लिए अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा। और लिखा गया है कि इट वुड बी right to say that modern farming method make use of great number of industrial output as compared to the traditional farming method। तो यही इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्यों इतना ज़्यादा कुछ लगता है। तो हम बता सकते हैं कि हाँ, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को हमें यूज़ करने के लिए मतलब आउटपुट की बहुत सारी ये रिक्वायर्ड है, मतलब ट्रेडिशनल मेथड में कम पैसा लगता है, कम काम में ही हो जाता है हमारा, और मॉडर्न में बहुत ज़्यादा हमें खर्चा करना पड़ता है। तो चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। तो हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर। इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में मतलब कैसी थी वो बताना है। तो लिखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी, और आंसर है कि स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ हेल्प द फार्मर ऑफ पालमपुर विलेज इन द फॉलोइंग वेज। पहला है कि मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। इलेक्ट्रिक कनेक्शन का हमें वो बताना है कि कैसी थी पालमपुर में। तो बताया गया है कि अच्छा कनेक्शन था, हर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था अधिकतर घरों में। और इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन ट्यूब वेल्स इन द फील्ड। ट्यूबवेल्स यानी ट्यूब वेल्स में पानी रन कराने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी थी, और जो कि वहाँ पे उपलब्ध था। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। बहुत सारे बिजनेसमैन भी इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते थे, यानी अच्छी फैसिलिटी थी इस पालमपुर में। तो पालमपुर का ये हमें बताना था कि कैसी फैसिलिटी है, जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर हो चुका। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो लिखना होगा तो आप वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके, आपको अगर आंसर लिखना है तो आप आंसर लिखिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत छोटे छोटे आंसर भी लिखवाए हैं। अपनी अधिकतर कोशिश की है कि आपको मैं छोटा से छोटा लिखवा सकूँ। तो चलिए मैं आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज एरिया अंडर इरिगेशन, वाई। तो इसका आंसर है कि इम्पॉर्टेंट एंड एग्रीकल्चर कंट्रीज नियरली 2/3 of the people are dependent on farming for livelihood, but of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is related even today. In the remaining areas, farmer is largely dependent on रेनफॉल विच इज़ रेगुलर एंड अनसर्टेन। देखिए इसमें बताना है कि इरिगेशन के बारे में हमें बताना है। तो इरिगेशन के बारे में आप लिखेंगे कि 2/3 ऑफ द पीपल, जो पालमपुर की 2/3 पीपल थी, वो किस पे, सिर्फ वो फार्मिंग यानी खेती पे डिपेंड करती थी। और वो जो अगल बगल के कंट्रीज से टोटल कल्टिवेटेड एरिया थे वो 40% बहुत मतलब उस पर गरीब भी रहते थे, और बहुत लोगों के पास इरिगेशन का मतलब ट्यूबवेल नहीं था, इतना सिस्टम नहीं था कि वो अपने खेत में पानी डाल सकें, इसलिए वो सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड रहते थे। कुछ लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन द एब्सेंस ऑफ एस्योर्ड एडिक्वेट वाटर सप्लाईज। और जो लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करते थे वो रेनफॉल को नहीं वेट करते थे कि कब बारिश होगी, कब हमारे खेत में पानी आएगा, ऐसा कुछ नहीं वो वेट करते थे, वो अपना आसानी से काम कर लेते थे। तो इंडिया कैन नॉट अचीव द गोल ऑफ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन अनलेस द एरिया अंडर इरीगेशन इज़ इंक्रीज। बताया गया कि अभी इतना भी मतलब वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हो पाई थी जिससे कि सबके घर में ट्यूबवेल्स वगैरह हो जाए, तो वहाँ पे कुछ लोग रेनफॉल पे ही भी मतलब निर्भर होते थे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन 5 पे, क्योंकि देखिए मैंने इस क्वेश्चन में आपको वही चीज़ अटेम्प्ट कराई जो कि आपको आपके फ़ोन स्क्रीन पे अवेलेबल हो पाए, या फिर मैं आपको करा सकूं, तो मैं उतना चीज़ कराई हूँ। तो 4 क्वेश्चन में था, आप मिलाइएगा कि 4 क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एनसीईआरटी बुक में कि इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टीवेशन, वाई। ये 4 ही तो था, सॉरी, अभी लाइन से करा रहे हैं। 5 क्वेश्चन है कि हमारा कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एमंग द 450 पीपल्स ऑफ इंडिया ऑफ पालमपुर। इंडिया की बड़ी याद आ रही मुझे भी, सॉरी यहाँ पालमपुर था। तो एक हमें टेबल बनाना है 450 पीपल का। तो ये टेबल आप देखिए, ये ही आपका आंसर होगा। मेंबर ऑफ फैमिलीज, लैंड हेक्टेयर, तो यहाँ पे मेंबर ऑफ फैमिलीज लिखा गया है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि लेस देन 2, मोर देन 2। तो ये आपको चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना है। तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस आंसर मतलब 5th क्वेश्चन का आंसर ये हमारा चार्ट हो गया। तो बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन हमारा पूछा गया था कि व्हाई आर द वेज
for farm laborers in Palampur less than the minimum wages. आंसर है कि वर्कर्स एट पालमपुर विलेज गेट लोअर वेजेस दैन द मिनिमम वेजेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट. द मिनिमम फॉर अ फार्म लेबर इज फिक्स एट 115 पर डे. यहाँ पे मतलब वेजेस बताए गए हैं, यानी सैलरी बताई गई है कि एक दिन का 115 रुपये मिलता था. और फार्म लेबर्स गेट ओनली 70 और 80. जो कि खेती करने वाले थे उन लोगों को क्या मिलता था, कुछ लोगों को 70 या 80 रुपये ही मिल पाता था. तो दिस हैपन बिकॉज ऑफ द कंपटीशन फॉर वर्क एमंग द फार्म लेबर एट पालमपुर विलेज. इतना ज़्यादा उस गांव में मतलब इतना ज़्यादा किसान हो गए थे कि किसको कितना रुपया दिया जाए, तो सब लोग मतलब कम पैसे पे भी लोग काम करना शुरू कर देते थे. 115 रुपये एक दिन की थी मजदूरी, बट न काम मिलने पे लोग 70-80 रुपये लेके ही काम कर देते थे. तो ये हमारा 8 क्वेश्चन है. तो 7 क्वेश्चन छूटा. तो 7 क्वेश्चन छूटने का मतलब है कि आप उसमें देख लीजिएगा कि वो क्वेश्चन इम्पॉसिबल था यहाँ पे कराना, इसलिए मैं नहीं करा पाई. तो 7 क्वेश्चन में आपको अपने से कुछ सोच के करना था, इसलिए मैंने वो आपके लिए छोड़ा है. इम्पॉसिबल तो नहीं था, पॉसिबल था, बट आपके लिए छोड़ा है. 8 क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड यूज एक्सप्लेन टू एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन. इसका आंसर है कि द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड आर. पूछा गया कि अगर अपने प्रोडक्शन को अगर आपको बढ़ाना है, यानी आप चाहते हैं कि हमारे कम समय में ज़्यादा अनाज हो, तो अब कौन सा हम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं. तो बताया गया मल्टीपल क्रॉपिंग देख के फ्रेंड्स आप डैश करिएगा, फिर आप मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में लिखिएगा, फिर यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड डाल के आप डैश करिएगा, फिर उसके बाद आप लिखिएगा. ओके, तो चलते हैं देखते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है. आपको वही लिखना है. तो लिखा गया है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिसमें कम समय में ज़्यादा अनाज मिल सकता है, अंडर कम ज़मीन में भी. अंडर इट मोर देन क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन द वन क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर. एक से अधिक क्रॉप हम ग्रोन कर सकते हैं एक ही लैंड पे. इंडियन फार्मर्स शुड ग्रो एट लीस्ट 2 मेन क्रॉप इन अ लैंड. तो इंडियन क्या करने लगे कि 2 क्रॉप को एक ही साथ उगाने लगे. और इन इंडिया सम फार्मर आर ग्रोइंग अ 3rd क्रॉप ऑल्सो ओवर द पास्ट 20 ईयर्स. और कुछ फार्मर्स करने लगे कि एक साथ 3 अनाज उगाने लगे, यानी वो मल्टीपल क्रॉपिंग को अपनाने लगे. आगे की मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है. तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में आप लिखेंगे कि मॉडर्न प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड कैन ऑल्सो बी इंक्रीज बाई एडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड. तो अपना लोग अनाज बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करते हैं. जैसे कि आगे लिखा है कि द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ इट. अंडर मॉडर्न फार्मिंग मोर कल्टिवेबल areas should be brought under HYV seeds and irrigation. The use of simple wooden plough must be replaced by tractor. The increasing use of farm machinery like tractor, thresher, harvester etc. make cultivation far faster. तो बताया गया कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या होता है कि पुरानी चीज़ को यूज़ नहीं किया जाता है. न्यू चीज़ में जैसे कि पहले लोग वो प्लव यूज़ करते थे जोतने के लिए, तो अब क्या वहाँ पे करेंगे, ट्रैक्टर यूज़ करेंगे, थ्रेशर यूज़ करेंगे, हार्वेस्टर. अगर आप ये सब अपने लैंड में करते हैं तो बहुत जल्दी आपका अनाज उगना शुरू हो जाएगा. हाई लेवल की सीड्स आपको यूज़ करनी पड़ेगी. तो अब हमारा आता है 9th क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. जिसके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड होती थी वो कैसे अपना मतलब उगाता था, कैसे अपना काम चलाता था. तो ये हमें देखना है. तो आंसर में लिखा है कि अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड सेल पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल फार्मर. जिसके पास 1 हेक्टेयर की लैंड थी वो किसकी कैटेगरी में आता था, छोटे किसान के कैटेगरी में आने लगता था. आगे लिखा है कि मोस्ट ऑफ द वर्क वुड बी डन बाय द फार्मर्स एंड हिज फैमिली मेम्बर. तो इतने छोटे इन लोगों के पास ज़मीन थी कि उनके फैमिली के
फैमिली के ही कराने से वो काम हो जाता था। अगर बड़ी लैंड होती थी तो मजदूर रखना पड़ता था, लेकिन इन लोगों की जिसके पास 1 हेक्टेयर लैंड होती थी वो क्या करते थे, अपने घर में ही काम करा लिया करते थे, यानी उनकी फैमिली से ही काम उनका हो जाता था, किसी बाहरी लेबर को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड वाले फार्मर कैसे काम करते हैं, तो आपको लिखना है कि हम अपने फैमिली के साथ वो अपना काम कर लेते हैं। आगे कि द फैमिली विल रिमेन यूज ऑफ अ पेयर ऑफ बुलक टू प्लग द फील्ड, हिज फैमिली मेम्बर्स वुड असिस्ट हिम इन सोइंग द सीड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, ही मे रिक्वायर्ड टू हायर सम लेबर्स। तो ये लोग क्या करते हैं कि डबल डबल पेयर का ब्लॉक यूज़ कर करके लोग फैमिली मिलकर पूरी करवा देती है, और ये लोग सीड्स भी अपने से यूज़ कर लेते हैं, इन लोगों को लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th है कि हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन द कैपिटल ऑफ फार्मिंग, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर। तो इसका आंसर देखते हैं। लिखा गया कि मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स यूजुअली हैव सरप्लस कैश बाई सेलिंग देयर फार्म प्रोड्यूस, since they have land and houses, easily get loan from bank. Small farmers on the other hand may not be able to get bank loan, they have to depend on the local merchant and money lender for loan। देखिए क्वेश्चन में हमारा किया गया था कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स वाले मतलब अपनी लोग कैपिटल को कैसे बचाते हैं, कहने का मतलब कि कैसे वो लोग अपना कैपिटल का उपाय करते हैं, कैसे ये लोग पैसा एक दूसरे से लोग लेके कैसे अपनी फार्मिंग बढ़ाते हैं, और कैसे ये छोटे फार्मर्स करते हैं। तो बताया गया कि जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो लोन ले लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, और जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो बड़े बड़े मर्चेंट और मनी लेंडर से ही लोन लेके अपना काम चलाते हैं। क्वेश्चन 11 है कि ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह। ये आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि सविता तेजपाल सिंह से लोन लिया करती थी। वुड सविता कंडीशन बी डिफरेंट इफ़ सी कुड गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका आंसर है कि सविता रिक्वायर्ड मनी फॉर बाइंग सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंड वाटर फॉर इरीगेशन। सी ऑल्सो नीडेड मनी फॉर repairing her farm instrument, so she decided to borrow money from Tejpal Singh, a large farmer in her village. Tejpal Singh agreed to give loan of Rs 3,000 of an interest rate of 24% of 4 month. He also get her to agree loan his field during the harvest season for 35 days. आगे है कि सविता कंडीशन वुड बी बेटर इफ़ सी could get a loan from the bank. The bank would have provided her loan at a low rate of interest. Moreover, Savita could have devoted more time on her own field instead of working for Tejpal Singh as farmer labor. तो सविता के बारे में बताया गया कि सविता एक छोटी मतलब किसान तो ठीक थी, उसको एक बार मतलब इंस्ट्रूमेंट टूट जाते थे, बनवाने के लिए भी उसको पैसा लगता था, तो मतलब हर एक साल उसको 3,000 रुपये का काम पड़ जाता था अपने सब सीड्स लाने के लिए, फर्टिलाइज़र लाने के लिए। तो वो क्या करती थी कि वो इंटरेस्ट ली थी, यानी कि अपने गांव के सबसे अमीर आदमी तेजपाल सिंह, जो तेजपाल सिंह सबसे बड़े किसान थे, उनसे ये लोन ली थी और क्या की थी 24% पैसा का 24% इसको पे करना पड़ा था, और हार्वेस्टिंग के टाइम में इसको तेजपाल सिंह के खेतों में काम करना भी पड़ा था। कि व्हाट 14 क्वेश्चन है। अब देखिए 11 क्वेश्चन मैंने कराया, अब आप सोचेंगे 14 क्यों है। आप क्वेश्चन को बुक में ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपका ऐसा है कि जो आपको खुद करने लायक है। तो ठीक है, तो चलते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। तो वो क्या था, 13 और 14 एक लाइक का ऑप्शनल क्वेश्चन था, वो बहुत इजी, और फिर इजी क्या उसको कॉपी में करना उतना रिक्वायर्ड भी नहीं है। व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर देन नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन विलेज। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। Three things that need to be done encourage non-farm production
activities in village. The government should set up scheme whereby landless laborers and small farmers are able to get cheap loans, small individual community business. आगे है कि इन एडिशन टू फाइनेंशियल असिस्टेंस द गवर्नमेंट शुड सेटअप अ रूरल वर्कशॉप टू इनेबल द विलेज टू बिल्ड ऑन देयर स्किल लेवल। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अब नॉन फार्म प्रोडक्शन भी होता है, जैसे कि खेती के अलावा बहुत सारे काम भी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अधिक खेती के काम करते हैं, लेकिन नॉन फार्म प्रोडक्शन भी थोड़ा बहुत होता था पालमपुर में, जैसा कि दूध बेचने वाला काम हुआ, वर्कशॉप पे रहना, ये सब काम भी करते थे वहाँ के आदमी। तो द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो वर्क toward improving the infrastructure of village so that the rural part of the country as well develop to the urban areas। बहुत सारी गवर्नमेंट भी हेल्प की थी ताकि ये भी अर्बन एरिया की तरफ बन सके, और अर्बन एरिया से ये लोग कनेक्ट भी थे, इसलिए पालमपुर अच्छा गांव बहुत अच्छा डेवलप था। वहाँ पे नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ भी होती थी। नॉन फॉर्म प्रोडक्शन का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स कि जो कि फार्म एक्टिविटीज़ मतलब होता है खेती का काम, नॉन फॉर्म एक्टिविटी मतलब होता है खेती से अलग, यानी दूध बेचना, वर्कशॉप पे रहना, तो सारी बिजनेस क्या कहलाएगी, फार्म को छुड़ा करके नॉन फॉर्म प्रोडक्शन कहलाएगी। तो ये चैप्टर होता है हमारा एंड। मैंने आपको हर एक सॉल्यूशन दे दिया इकोनॉमिक्स का। अगर आप लिख रहे हो तो वीडियो को आप जहाँ मैं बोल रही हूँ अगर आंसर रीड कर रही हूँ तो आप वहीं पे वीडियो को पॉज करके आंसर को लिख लीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चार्ट मुझे लगता है कि बहुत टफ तो नहीं है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस चार्ट को भी फिल करा दिया ताकि आप आसानी से कर लें। तो मैं आपको फिर बोलना चाहूँगी एक बार कि आप ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है, याद करिएगा। ये याद करेंगे तो चैप्टर का मान लीजिए 5-6 नंबर आपके हाथ में रखा हुआ है। तो चलते हैं हम लोग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।